नमस्ते। मैं हूं अश्वनी सर और शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ना फिजिक्स की यानी भौतिकी की अपनी एक भाषा होती है, उसी को समझने वाले हैं। एक ऐसी भाषा जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को नापते हैं, तौलते हैं, समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियां और मात्रक। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां नापने का कोई तरीका ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो क्या होता? कोई बिल्डिंग कैसे बनती? बाजार से सब्जी भी कैसे खरीदते? मतलब बिना माप तौल के तो हमारी दुनिया एक तरह से रुक ही जाती है ना। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के सफर में हम कहां-कहां जाएंगे। सबसे पहले भौतिकी की भाषा समझेंगे, फिर मापन के जो मूल स्तंभ हैं उनको जानेंगे, राशियों को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखेंगे, मतलब क्लासिफाई करेंगे। अदिश और सदिश में क्या फर्क है ये देखेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे पूरी दुनिया एक सिस्टम पर आकर सहमत हुई। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले उन तीन कह सकते हैं कि पिलर्स को समझते हैं, वो तीन बुनियादें जिन पर ये मापने की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो पहली चीज, भौतिक राशि। अब सवाल उठता है कि ये है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी जिसे नापा जा सके और जिसे नापकर एक नंबर दिया जा सके, बस वही है भौतिक राशि। जैसे ये मेज कितनी लंबी है या किसी चीज में वजन कितना है, ये सब भौतिक राशियां है। लेकिन खुशी, गुस्सा, क्या इन्हें नाप सकते हैं? नहीं ना, तो ये भौतिक राशियां नहीं है। अच्छा, तो राशि तो समझ गए। अब आता है मापन, मतलब मेजरमेंट। ये और भी आसान है। ये बस एक तुलना करने का प्रोसेस है। किसी भी चीज को एक पहले से तय स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। और जब भी हम कुछ मापते हैं ना, तो हमेशा दो चीजें मिलती हैं। एक तो नंबर और दूसरा उस नंबर के साथ एक नाम। इसी नाम को हम कहते हैं मात्रक। और ये मात्रक या यूनिट, ये क्या है? अरे ये वही स्टैंडर्ड नाम है, वो पैमाना है जिसका हम सब इस्तेमाल करते हैं ताकि सबको समझ आए कि बात क्या हो रही है। जैसे लंबाई के लिए हम क्या बोलते हैं? मीटर। तो यहाँ मीटर ही वो मात्रक है, वो यूनिट है। तो ठीक है, ये तीन बेसिक बातें तो क्लियर हो गईं, राशि, मापन और मात्रक। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये ऐसे ही रैंडम नहीं है। इनको एक बड़े ही सुंदर, व्यवस्थित तरीके से बांटा गया है। चलिए देखते हैं कैसे। मोटे तौर पर देखें तो इन्हें हम दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है मूल राशियां, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये एकदम बेसिक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी बिल्डिंग की नींव की तरह। और दूसरी हैं व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये इन्हीं मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। तो ये हैं हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सच कहूं तो पूरी की पूरी फिजिक्स इन्हीं 7 पर खड़ी हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान यानी मास के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। बस यही 7 हैं, यही है फिजिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर अभी भी कंफ्यूजन है ना, तो एक बहुत आसान सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि जो मूल मात्रक हैं वो पानी की तरह हैं, एकदम बेसिक, और जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो चाय की तरह हैं। अब चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी तो चाहिए ही चाहिए, है ना? बस जैसे बिना पानी के चाय नहीं, वैसे ही बिना मूल राशियों के व्युत्पन्न राशियां नहीं बन सकती। सिंपल। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हम उन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाकर नई नई क्वांटिटीज बना रहे हैं। जैसे स्पीड को ही देख लीजिए। स्पीड क्या होती है? दूरी बटा समय, यानी लेंथ को टाइम से डिवाइड किया तो यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। देखा, दो फंडामेंटल यूनिट्स को मिला दिया। बिल्कुल ऐसे ही फोर्स, डेंसिटी, ये सब इन्हीं से मिलकर बनती हैं। चलिए अब क्लासिफिकेशन में एक और लेयर जोड़ते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ चीजों को बताने के लिए सिर्फ कितना बोलना काफी होता है, लेकिन कुछ के लिए कितना और किस तरफ दोनों बताना पड़ता है? बस यही जो किस तरफ यानी डायरेक्शन का फर्क है ना, इसी आधार पर क्वांटिटीज दो और तरह की होती हैं, अदिश और सदिश, मतलब स्केलर और वेक्टर। तो अदिश और सदिश में आखिर अंतर क्या है? बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है, और वो है दिशा का, डायरेक्शन का। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ ये पता चलता है कि कोई चीज कितनी है। लेकिन सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, मतलब कितना और किस दिशा में, दोनों पता चलता है।
उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि एक कार 50 किलोमीटर चली, बस। तो ये दूरी है और ये एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। वैसे ही किसी चीज़ का वजन, समय, तापमान, ये सब अदिश राशियां हैं। 5 किलो चीनी, इसमें दिशा का क्या काम? या 10 बजे हैं, इसमें कौन सी दिशा? लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि कार 50 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, तो अब देखिए, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये बन गई एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसे हम दूरी नहीं, विस्थापन कहते हैं। या फिर सोचिए, बल यानी फोर्स। जब किसी चीज पर धक्का लगाते हैं तो एक खास दिशा में ही तो लगाते हैं ना। तो बल भी एक सदिश राशि है। तो अब हम ये सब समझ चुके हैं, मूल, व्युत्पन्न, अदिश, सदिश। अब जरा इतिहास में चलते हैं। सोचकर देखिए, पुराने जमाने में क्या हाल होता होगा जब हर देश का, हर इलाके का अपना अलग नापने का सिस्टम था। एक देश में कुछ, दूसरे में कुछ और। तो वैज्ञानिक, व्यापारी, ये लोग आपस में काम कैसे करते होंगे? ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात थी। और सच में पुराने जमाने में ये मेजरमेंट एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। हर देश का अपना अलग सिस्टम, अपने अलग पैमाने, बिल्कुल अलग अलग भाषाओं की तरह। कोई किसी की बात समझ ही नहीं पाता था। और इसका सीधा असर पड़ता था साइंस और ट्रेड पर, मतलब विज्ञान और व्यापार दोनों में बहुत मुश्किलें आती थी। उस दौर में ना, दुनिया में 3 बड़े सिस्टम चल रहे थे। एक था सीजीएस सिस्टम, जो ज्यादातर फ्रांस में चलता था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरा था एफपीएस सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम था, फुट, पाउंड, सेकंड। और तीसरा था एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब आप खुद ही सोचिए, एक ही चीज को नापने के 3 अलग तरीके, कितना ज्यादा कंफ्यूजन रहा होगा। तो ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि इस झमेले को खत्म करना जरूरी है। पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम की जरूरत थी। एक कॉमन भाषा, एक कॉमन पैमाना, जिसे सब लोग माने, सब लोग इस्तेमाल करें, ताकि कम्युनिकेशन आसान हो सके। और फिर आखिरकार 1960 में ये हल निकला। दुनिया के सामने आया एसआई सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। और पता है ये किस पर आधारित है? ये उन्हीं 7 मूल मात्रकों पर आधारित है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। और आज की तारीख में चाहे साइंस हो, इंडस्ट्री हो या व्यापार हो, पूरी दुनिया इसी को मानती है, इसी का इस्तेमाल करती है। तो देखा जाए तो ये 7 बेस यूनिट्स हमारी आज की फिजिकल दुनिया को समझने और समझाने के लिए काफी हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। विज्ञान तो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, नई नई खोजें होती रहती हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें कोई ऐसी नई चीज मिल जाए जो इन 7 में से किसी में भी फिट ना बैठे? और तब क्या हमें 8वीं फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़ेगी? सोचिएगा जरूर।